नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंज़िल सक्सेस पॉइंट रेडियो स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ ज़बरदस्त सेशन लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार सेगमेंट होने वाला है। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए विज़िटर हैं, उनसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूँ कि ये आपके यूपीपीएससी, यूपीएससी और आरओ, एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण सेशन के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से देखिए पहले ही गलत मिल गया, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत के मोंटे गोमरी जिले में स्थित है। अगर कथन की बात करें दोस्तों, तो ये कथन आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उसकी खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में की गई थी, ना कि 1923 ईस्वी में। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। अगला कथन क्या है कि नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर है। देखिए टाइप मिस्टेकिंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों, टाइप मिस्टेकिंग हो जाती है। तो ये जो उत्तर पश्चिम दुर्ग है, ये क्या है कि दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा है और पूर्व और पश्चिम की ओर कितना है? 195 मीटर चौड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये कथन सही है। पहला कथन क्या है? आपका गलत है। तो दूसरा कथन सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के कथनों पर विचार कीजिए। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृत्यु का तिल नहीं, टीला, ठीक है दोस्तों, ये मृत्यु का टीला, ठीक है, मृत्यु का टीला होता है। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, सिंध की बात की जा रही है, सिंध, ठीक है। यह सिंध के लकराना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सही है। सर्वप्रथम इसकी खोज रखार दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ठीक है दोस्तों, ये भी कथन आपका क्या है? सही है। अगला है कि वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ, ये भी कथन आपका सही है। तो तीनों कथन सत्य हैं। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन पे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के, ठीक है, लोथल की बात की जा रही है दोस्तों, अहमदाबाद जिले के सरगवाला, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये सड़क वाला हो जाएगा ये, ठीक है, सरग, ठीक, सरग वाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी, ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर, ठीक, भोगवा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 में की थी। क्या ये कथन सत्य है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो 1955 में ही की थी, ये कथन आपका सही है। अगला कथन क्या है कि यह स्थल एक बंदरगाह था जो उत्तर एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। दोस्तों ये उत्तर एशिया नहीं, ये पश्चिम एशिया होगा, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। अगला कथन क्या है कि लोथल में नगर को दो, यानी जो लोथल के जो नगर थे उसको दो भागों में ना बांटकर क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। तो फिर कथन कौन सा हो गया आपका?
पहला और तीसरा, पहला तीसरा कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा के विषय में विचार करना है। तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हर प्रश्न में गलती मिल रही है। ठीक है। दगधर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा शताब्दिक अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये पहला कथन आपका सही है। अगला कथन क्या है कि इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी तथा 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहले तो दोनों कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में शवों के इंष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं दोस्तों? सही हैं। दोनों ही कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा कहाँ पे मिल गया? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सत्य है आपका। अगला कथन है, इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनवाली से अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। ये भी कथन सही है दोस्तों। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो तीनों ही कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है और एक तरफ नदी दी हुई है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ स्थल दिया हुआ है और एक तरफ नदी दी हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर किनारे स्थित है। सही है। कालीबंगा, दगधर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। तो ये चारों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। तो चारों कहाँ पे दिया हुआ? पहले पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन आपका सत्य है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा कथन दोनों सही है। कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये भी कथन सही है। वह युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये भी कथन सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? सी पे सही दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? दोस्तों आइए उसको देख लेते हैं। सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किन नदी के किनारे स्थित थी? फटाफट से आंसर दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित थी वो कौन सी नदी थी? तो वो थी सिंधु नदी, वो थी चिनाब नदी और झेलम नदी। तो तीनों नदी है। तो तीनों कहाँ पे? बी पे है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंकु, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। पुरातत्वों ने मनके बनाने वाली दुकानों को परिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाने हैं। चनहुदड़ों में औजार भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है दोस्तों। तो परिपक्व हड़प्पा शिल्प की अगर प्रमुख विशेषता के रूप में हम जानते हैं तो बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में से प्राप्त हुए हैं।
तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कूट का चयन करना है। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिया हो, दूसरा आधुनिक नाम। धौलीवीरा का आधुनिक नाम क्या है? सौराष्ट्र, राखीगढ़ी, हिसार, भिड़वाना, कादिर टापू, भोमना, हरियाणा। तो आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, कथन आपको बताना है, जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए, चलिए आंसर दीजिए। तो धौलीवीरा जो है उसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? कादिर टापू। राखीगढ़ी की हम बात करते हैं तो उसका नाम है हिसार। भीड़ाना की अगर हम बात करते हैं तो उसका है हरियाणा। और भोगवा की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको सौराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? सौराष्ट्र पे मिलेगा। चलिए, तो धौलीवीरा कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको कादिर पे। राखीगढ़ी कहाँ पे मिलेगा? हिसार पे। भिंडाना कहाँ पे मिलेगा? ये हरियाणा में मिलेगा। भोगवा महाराष्ट्र। तो 3-2-4-1, 3-2-4-1 कहाँ पे? सी पे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना या इंगित करता है? क्या इंगित करता है दोस्तों? ये बताइए कि हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे, क्या छिड़का कह सकते हैं उसको। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा काल में खदानन जैसे थोक मदों में व्यापक सुस्थापित था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के विषय पर विचार करना है। ठीक है दोस्तों, कि इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऋग्वैदिक काल के विषय के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से बताइए। देखिए, आंसर देते रहिए, तभी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये है, तो ऐसा लगता है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनती है। लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। तो कथन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद है, इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग रहे हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवत कहलाता था। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्य द्वाती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। गंगा या यमुना के द्वाब क्षेत्र एवं उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा कथन भी सही है। अगला कथन देखते हैं। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। तो दोस्तों तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो तीनों ही कथन कहाँ पे मिलेंगे आपको? डी पे दिया हुआ है, तीनों कथन सत्य हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी।
दादा, दादी, नानी, नाती, पोते आदि के लिए ही एक शब्द नवनित प्रयोग होता था। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सही है। ऋग्वैदिक, देखिए फिर यहाँ मिस्टेक मिल गई, इसको ऋग कर लीजिए। आइंदा से मैं देखूंगा दोस्तों कि ये गलत ना होने पाए, ठीक है। मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ये गलत ना होने पाए। तो ऋग्वैदिक समाज, तो पहला कथन तो आपका सही हो गया था दोस्तों। अगला कथन क्या है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा कथन भी सही है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कर में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो तीनों कथन कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आर्णयक प्रमुख हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सही है। अगला कथन देखते हैं। सामान्यतः लघु उद्योग युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन सही है। अगला कथन क्या है? कि यह दुर्ग आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद तथा विभिन्नकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो पाई। तो तीनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो तीनों कथन सही है, तो डी पे मिलेगा आपको। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। दोस्तों ये कथन भी सही है आपका। अगला कथन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला कथन क्या है? तो अगला कथन क्या है? इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव चिन्ह हुआ। विद्युत का नामो निशान नहीं रहा। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु इनका स्वरूप बदल गया दोस्तों, ठीक है। ये बात की जा रही है उत्तर वैदिक काल की। तो क्या ये बात सत्य है दोस्तों? ये आपको बताना है। राजनीतिक स्थिति की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो राजनीतिक स्थिति के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया था? उसका स्वरूप बदल गया था। तो तीनों ही कथन क्या है आपके? सही है दोस्तों, ठीक है। तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा आपका? तो ये आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवों की पूजा, प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा प्रयुक्त होता था, वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। यज्ञ मंदिरों से संपन्न किए जाते थे। इसमें कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। तो ऋग्वेद के संबंध में जो एक कथन सही नहीं है, वो क्या है? यज्ञ मंदिरों से संपन्न होते थे या किए जाते थे। ये गलत है दोस्तों। ये क्या है? यही आंसर होगा आपका। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं।
वैदिक यज्ञ पुरोहित और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। तो तीसरा क्या है कि वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यज्ञमान कहा जाता था घर में किए जाते थे। वैदिक दो प्रकार ठीक है, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, एक जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन ऋग्वेद में धर्म ईरानी अवस्था विचार में आश्चर्य समानताएं, दूसरा भी सही है। तीसरा आपका गलत है। चौथा क्या है कि वैदिक एक दो प्रकार के यज्ञ थे, ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा कहाँ पे दिया हुआ है, डी पे दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, इसके उत्तर आप फटाफट से दे सकते हैं। आपको पता भी होगा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। जल्दी बताइए दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बताइए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द समर्पित है, संदर्भित है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में एक गाय जो है एक ऐसी जानवर था या पशु कह लीजिए, जो क्या है बहुत पवित्र माना जाता था और उसी का नाम क्या करें अधन्य उसको कहा जाता था। तो इसीलिए शब्द संदर्भित है किसके लिए, गाय के लिए। दोस्तों सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मनचेहरा, शहबाजगढ़ी, भूगज कोई और जूनागढ़। फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो भूगज कोई अभिलेख देता है। तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए भूगज कोई लिखा है तो क्या होगा, ये भूगज कोई। ठीक है, ये होगा बोगज कोई। ठीक है, इसको बोगज कोई लिख लीजिए। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या विनय पिटक में। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ जिसमें मिलता है वो है आपका यजुर्वेद। किसमें मिलता है दोस्तों, यजुर्वेद में मिलता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों तो टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे ये गलती आप लोग को ना देखने मिले। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके बीच में लाता रहूँगा अगर आप प्यार और स्नेह इसी तरह बनाए रखें। आपका विश्वास, आपकी सफलता, यही हमारा उद्देश्य है। मेहनत करते रहिए लगन के साथ। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।